एवरीवन, तो आज के सेशन में हम लोग हमारा वही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. One is the spermatocytogenesis and the other thing is the spermiogenesis. What is spermatocytogenesis? It is basically the spermatid बनना स्पर्मेटोगोनिया से. जो स्पर्मेटोगोनिया ऑलरेडी सेमिनिफेरस टेब्यूल्स में पड़े हुए हैं, उनसे स्पर्मेटिड बनने को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. एंड वही स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. ऑलराइट, यस. सो like for example, there is a boy who is of 11 years old and who is of 12 years old and till now उसका स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो नहीं हुआ. तो दैट मीन्स उनके अंदर के जो भी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उनके टेस्टिस के लॉब्यूल्स के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चुपचाप से सब बैठे होते हैं आराम से विदाउट एनी इशू. कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं. अब एकदम से प्यूबर्टी हिट करी उस बंदे में. तो अब हुआ क्या उसकी प्यूबर्टी हिट करी तो क्या हुआ? अब क्या हो रहा है? जो हमारा हाइपोथैलेमस ने उसने क्या किया भाई, टाइम आ गया. तो हाइपोथैलेमस ने फटाफट से रिलीज किया जीएनआरएच भागता गया पिट्यूटरी के पास में. उसने बोला पिट्यूटरी कहती क्या हो गया? कहता भाई एलएच और एफएसएच से क्रिएट करो. उसने बोला ठीक है. तो पहले हम एलएच की बात करते हैं. एलएच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. एलएच सीक्रेट हुआ. एलएच गया भागता टेस्टिस के पास गया. टेस्टिस के पास कहाँ गया? उनके जो लॉब्यूल थे उनके अंदर गया. उनके लॉब्यूल में कहाँ पर गया? उनके जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लेडिक सेल पड़े थे उनके पास में गया. लेडिक सेल को जाके बोलते हैं हे वेक अप. लेडिक सेल अपनी नींद से उठा है. क्या हो गया? कहाँ पे हूँ मैं? वो कहते कोई बात नहीं, तेरे को याद है ना तेरा काम क्या है? कि तो हाँ मेरे को याद है मेरे को टेस्टोस्टेरोन बनाना है. हाँ मैं टाइम आ गया क्या हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाने का? हाँ जल्दी करो. अब ये बना रहा है फटफट से टेस्टोस्टेरोन. उधर से सर्टोनी ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकाला. कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बेटा पहले फर्स्ट वाला देख के आओ, मेन वाला भी ऑलरेडी डन है. तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको समझाई हैं ऑडियो के थ्रू, लिख के भी समझाई हैं ये वाला कॉन्सेप्ट. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भागा आया. उसने एंड्रोजन को बढ़िया कर दिया. नाउ इट इज केपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन दी स्पर्मेटोगोनिया. जब तक अब होता क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, कंटिन्यूअसली माइटोसिस करते रहते हैं और अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं. मेरा फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता. मेल्स के केस में वो अपना नंबर जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज जो है वो करते रहते हैं. ठीक है. अब होता क्या है बेसिकली, जैसे ही हमारे पास में एंड्रोजन उसके ऊपर जाके एक्ट करता है, एज सुन एज द एंड्रोजन एक्ट्स ऑन इट, दैट स्पर्मेटोगोनिया, वो स्पर्मेटोगोनिया का साइज जो है वो बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है. वो स्पर्मेटोगोनिया बढ़ जाता है उसका साइज. एक छोटी सी चीज को तोड़ना इज हार्ड इन कंपैरिजन टू एक बड़े से चीज को तोड़ना. एक छोटी सी बॉल है, इतनी सी बॉल, वो जो पैकेट में से निकलती है ना, इतनी सी बॉल है, और एक इतनी बड़ी बॉल है. किसको काटना आसान है? इसको बड़ी वाली को काटना आसान है ना बच्चे, है ना. एक छोटा सा पेपर है, लाइक आई टेक दिस मच पीस ऑफ द पेपर, एक छोटा सा मैंने पेपर का पीस ले लिया. इसको काटना इजी है या फिर उस पूरे पेज में से इसे सेंटर से काटना इजी है? पूरे को काटना इजी. इस तरह से हमने उसका साइज जो है उसे बड़ा कर दिया. उसके साइज को जो है हमने बड़ा कर दिया. अब जब उसका साइज बड़ा हो गया, अब वो क्या करता है? मियोसिस 1 करता है. मियोसिस 1 करके दो, अब जिसका ये साइज देखो, पहले हम उसे बोलते थे स्पर्मेटोगोनिया, अब उसने अपना साइज कर लिया है बड़ा. अब उसका नाम स्पर्मेटोगोनिया नहीं है, उसका चाहे सिर्फ साइज ही बड़ा है, बट उसका नाम बदल जाता है. डिवीजन नहीं हुई है कोई, बट उसका साइज बड़ा हो गया. तो हम उसे बोल देते हैं कि ये है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा करता है मियोसिस 1. अब मियोसिस 1 में क्या होता है? एक डिप्लॉयड सेल 2 हैप्लॉयड सेल बनाता है. एक डिप्लॉयड सेल क्या करता है? 2 हैप्लॉयड सेल बनाता है. ठीक है जी, ओके. और ये जो सेल 2 बनते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ये अब दोनों स्पर्मेटोसाइट जो है फर्दर मियोसिस 2 करते हैं एंड एक जो प्राइमरी स्पर्मेटो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था वो फर्दर 2
सेल्स बनाता है और उन 2 सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो क्योंकि हमारे पास में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे तो उस प्रकार से हमारे पास में 4 स्पर्मेटिड्स जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आप एक बार ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारे पास में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था। स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर टेस्टोस्टेरोन ने एक्ट करा, उसका साइज जो था वो बढ़ गया एंड नाउ इट इज नो मोर कॉल्ड एज द स्पर्मेटोगोनिया, रादर इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने किया मियोसिस करके बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने अब मियोसिस 1 ऑलरेडी कर चुका है, अब करेगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस बिकॉज इट्स द इक्वेशनल डिवीजन। अब ये बना दे रहा है बच्चे स्पर्मेटिड। क्या बना दे रहा है, स्पर्मेटिड। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा अपने माइंड में रिकॉल करिए। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। हो गया, आई होप हो गया है ना। अब वो स्पर्मेटिड क्या है, स्पर्मेटिड इज सिंपली अ सेल। डिफरेंस इसकी, अब वो मियोटिक डिवीजन से बना है, अब वो मियोटिक डिवीजन से जो है वो बना है। अब होता क्या है बच्चे, अब देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होगी है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने को ही हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, ये स्पर्मेटिड फर्दर क्या बनाते हैं बच्चे, ये स्पर्मेटिड बनाते हैं हमारे पास में स्पर्म। क्या बनाते हैं, स्पर्म। देखो कैसे बनता है स्पर्म, तो बेसिकली देखो एक स्पर्मेटिड है, वो एक सेल है, उसके पास में क्या होगा उसके पास में गोल्जी बॉडी होगी। वो गोल्जी बॉडी बेटा उसके टॉप वाले पोर्शन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, टॉप वाले पोर्शन में। दैट इज है ना, सबसे स्पर्म के हेड पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है। उस एक्रोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं जो कि ओवम के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, उसका मेम्ब्रेन तोड़ते हैं। तो वो एक्रोसोम का काम होता है। उसके अंदर क्या होता है, गोल्जी का स्टफ होता है। ठीक है, फिर हेड के अंदर हमारे पास में न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस कहाँ से आया, उसी सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर नीचे टेल सी होती है, उस टेल में हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि उस स्पर्म को शक्ति देता है मूव करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू सेंट्रियोल उसकी नेक में होता है। 2 सेंट्रियोल होते हैं। जो प्रॉक्सिमल वाला होता है वो फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है। फर्स्ट क्लीवेज क्या होता है हम भी पढ़ेंगे। डिस्टल वाला जो होता है वो नीचे का जो है फिलामेंट बनाता है। मैं आपको एक बार एनसीईआरटी से इसकी डायग्राम जो है दिखाई देती हूँ, है ना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, लेट मी ओपन इट। या सो यू सी ये जो हमारा बना है स्पर्म, ये बना है हमारा स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो जो उसके अंदर का जो था गोल्जी बॉडी वो आ गया इस एक्रोसोम के अंदर। ये पूरा क्या है, हेड। और ये जो न्यूक्लियस आया ये भी उसी सेल का न्यूक्लियस है। ये क्या है, नेक है। नेक में क्या है, 2 सेंट्रियोल होते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक दिखा रखा है बट एक्चुअल में एक यहाँ होता है, एक यहाँ, एक यहाँ होता है। इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है। अब ये फर्स्ट क्लीवेज क्या है, यू विल अंडरस्टैंड इट। ये है हमारा सेकेंड सेंट्रियोल। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल जिसने ये पूरा का पूरा फिलामेंट जो है नीचे बनाया हुआ है। जो बीच में एक लाइन से दिख रही है ना ब्राउनिश कलर की, वो पूरी इसने बनाई हुई है। ठीक है, तो एक्रोसोम क्लियर है, ये क्लियर है, ये नेक वाला क्लियर है, मिडिल। अच्छा, अब इसमें क्या है, यहाँ पर वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया जिससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है स्विम करने के लिए। ये जो है उसकी पूरी टेल है। ये पूरा फिलामेंट किसने बनाया है, डिस्टल सेंट्रियोल ने। प्रॉक्सिमल ने क्या करना है, क्लीवेज। डिस्टल ने क्या करना है, पूरा फिलामेंट बना रहा है। और ये फिलामेंट एक टेल शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है और उसके मिडिल वाले रीजन में हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसे भागने की शक्ति देता है। ठीक है, ये है इसका एक्रोसोम, ये है इसका न्यूक्लियस कंटेनिंग दी क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, गोल्जी का जाता है एक्रोसोम में, न्यूक्लियस का जाता है
यहाँ पर हेड में जनरली हम हेड बोल देते हैं, एक्रोसोम भी हेड ही है बट फिर भी उसको हम सेपरेटली मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल कहाँ जा रहा है, नेक में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ जा रहा है, या मिडिल पीस में जा रहा है। मिडिल पीस टेल का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है, जैसे ही ये स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है, अब ये स्पर्म जो है ये जाकर सर्टोली सेल के अंदर घुस जाता है और ये सर्टोली सेल उन्हें कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन जो है वो उन्हें प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। और जैसे ही उसका जैसे अभी जैसे हो गया ना, इम्बेड कर गया ना सर्टोली में, अब जब वो अच्छी तरह मेच्योर हो जाता है, खाना वाना तंदुरुस्त हो जाता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड देन फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सर्टोली से पहले रिलीज, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी बाहर चले जाते हैं और उस रिलीज होने को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो एक था हमारे पास में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें हमने स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनाया, फिर हमने स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाया जिसे हमने बोला स्पर्मियोजेनेसिस, फिर हमने स्पर्म को रिलीज करवाया, उसको हमने बोला स्पर्मिएशन, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से पता है क्या है, रिटन फॉर्मेट में क्या लिखा है, जब तक वो स्पर्म जो है ना सर्टोली सेल्स के साथ जुड़ा रहता है ना, तो उसको हम स्पर्मेटिड भी बोल ही देते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी ने कंफ्यूज कर रखा है, ठीक है। तो उसको हम, आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि हम उसको स्पर्मेटिड भी बोल सकते हैं, तो वो चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। डायग्राम में जबकि उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया है, बट येस till the time it is attached with the Sertoli cell we can call it as spermatid, there is no issue। हमें पता है वो स्पर्म है, बट स्पर्मेटिड बोलेंगे भी तब तक जुड़ा हुआ है, बिकॉज वो मैच्योर तो नहीं है ना बच्चे, मैच्योर तो मैं आपकी बात समझती। अब हमारा बेटा देखो, ये वाला तो चीज़ जो है हमारा हो गया है खत्म, ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाला सारा चीज़। अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट पर। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर हमारा आ जाता है अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ देखो, अब देखो आप इमेजिन करो, देखो ओवरीज होती हैं, ओवरीज होती हैं, ओवरीज जो है वो यूट्रस की वॉल के साथ में भी जुड़ी होती हैं एंड वो पेल्विक की वॉल के साथ भी जुड़ी होती है, जो पेल्विक एरिया होता है ना बॉडी का, उसके साथ में भी वो जुड़ी होती हैं, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर? दो जगह जुड़ी होती हैं जो हमारी ओवरीज होती हैं। इट इज अटैच्ड विद द यूट्रस का वॉल। यूट्रस का वॉल क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, अब ये देखो, ये यूट्रस के वॉल के साथ में अटैच्ड है। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखाया हुआ है, बट यहाँ से यूट्रस के वॉल के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। एंड ये इसके साथ जुड़ी नहीं हुई है, एक्चुअली दिस इज नॉट अटैच्ड विद इट, बट रादर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये पीछे पेल्विक एरिया के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। पेल्विक एरिया यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, ओके। जैसे कि आई विल शो यू, एक सेकेंड बच्चे, वेट। जैसे कि ये हम बनाते हैं, इस पेज पर हम बनाते हैं चुटकी, चुटकी बनाए, हाँ चुटकी, चुटकी के साथ में हम आपको शो कर देते हैं। ये हमारी है चुटकी, ठीक है। Chutki is a very sincere girl, you know. She is a teacher actually. And this is a chalk in her hand and she is teaching students like you. And इससे वो अपने हैंड एक्सप्रेशन है उसके। अब देखो चुटकी का यहाँ पे है बच्चे यूट्रस, है ना। यूट्रस आपको मैं कैसे बनाकर दिखाऊं, यहाँ पे कैसे क्लियरली दिखाऊं, एक आइडिया ले लो। ये चुटकी का हो गया यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस है। यहाँ से कुछ कुछ फिलोपियन ट्यूब्स निकल रही होंगी, बड़ा बनाना चाहिए था ना, कोई बात नहीं। अब एक बारी यहाँ पर होती है इसकी ओवरी, ओवरी इसके साथ अटैच नहीं है, ओवरी है बस यहाँ पर।
ये ओवरी यहाँ से यूट्रस के साथ में अटैच्ड है एंड यहाँ पे पेल्विक वॉल के साथ में अटैच्ड है। अब आया समझ में, ये ओवरी है, ये यूट्रस के साथ में अटैच्ड है एंड यहाँ ये पेल्विक वॉल है, इसके साथ में अटैच्ड है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है, चुटकी के थ्रू आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। हो गया क्लियर? पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप मेरी बात समझिए कि ये जो ओवरी है ये यूट्रस के साथ में कौन से लिगामेंट से अटैच्ड होती है? तो ये अटैच्ड होती है ओवरियन लिगामेंट के थ्रू। एंड पेल्विक वॉल के साथ कैसे अटैच्ड होती है? थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड होती है। यहाँ तक समझ में आया? इट इज अटैच्ड विद पेल्विक वॉल विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ द ovarian ligament, with the help of the ovarian ligament। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? हाँ जी। तो उसके बाद में आपको ये बात जो है वो समझनी है कि आउटर वाली जो हमारे पास में लेयर होती है, वो जो ओवरी की आउटर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जो हमारी ओवरी की आउटर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ये बनी होती है बेटा जी सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू की। ओके मैम। इसके अंदर होती है एक और लेयर, दैट इज अ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी लेयर्स की बात। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास में ये हमारी ओवरी है, ये चुटकी की ओवरी को हम थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। ये जैसे हमारे पास में ओवरी है, तो इस ओवरी की जो है यहाँ से यूट्रस के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर ये पेल्विक वॉल के साथ अटैच्ड है। ये इसकी जो बाहर वाली लेयर है इसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसे हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ये बेटा गलती से नाम लग दिया था एक्चुअली, ये बाहर है, इसका कोई रोल नहीं है एवोल्यूशन में। ये लोगों को पहले लगा था तो ये नाम वही रह गया है ना। जर्मिनल एपिथेलियम कैसी है बच्ची? ये सिंपल क्यूबॉइडल है। ये क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? इज दैट क्लियर टू यू पीपल? क्लियर टू यू पीपल? इसके अंदर एक और लेयर होती है हमारे पास में, मैं ये थोड़ी सी बना रही हूँ बट ये पूरी है एक्चुअली। ठीक है, अब गंदी गंदी छोटी बना देते, कोई चक्कर नहीं है, तुम्हें आइडिया लग गया। इसे हम बोलते हैं बच्चे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, इसमें ना एक मेड्यूला होता है, एक कॉर्टेक्स होता है। ये है मेड्यूला और इसके आसपास का रीजन है हमारे पास में कॉर्टेक्स। यहां तक क्लियर है क्या? बहुत क्लियर है यार। कॉर्टेक्स में क्या चल रहा होता है? फॉलिक्यूलर फेसेस, प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शरी, ये सब चल रहा होता है कॉर्टेक्स में। मेड्यूला में क्या होता है? मेड्यूला के अंदर हमारे पास में होती हैं आर्टरीज, वेन्स, ये सब होता है। समझ में आया आपको यहाँ तक? चलिए ओके। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमें पहले ये समझना है कि अगर मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं अच्छे से, तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है बच्चे? अभी आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ओहो, तो
You can see that? Yes, you can see this diagram. Of course, you can now see it. ये हमारे पास में ओवरीज है. मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि ओवरीज जो है इसके साथ में अटैच नहीं है, वेरएज ये क्या है, वॉल के साथ में अटैच्ड है. किसके साथ अटैच्ड है? वॉल के साथ में अटैच्ड है. थोड़ा फ़ोन हिलेगा बट कोई बात नहीं, बट एडजस्ट करो, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में ये फिम्ब्रे होते हैं. इन फिम्ब्रे का पता है क्या काम होता है कि ये जो ओवरीज जो है ओव्यूल निकालेंगी, इनको कैच करना है. क्या करना है? कैच करना है ना, बहलाना है, फुसलाना है, भैया आ जाओ आ जाओ. तो इसको कैच करने का काम फिम्ब्रे का होता है. तो चलिए अब हम बात करते हैं इस सब के बारे में कि ये जो हमारा इंटीरियर वाला रीजन होता है इसे हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये ओवरी है, ये ओवरी ओव्यूल्स बनाएगी, फिम्ब्रे से कैच कर लेगा. अब यहाँ पर ये जो फिम्ब्रे होते हैं, फिम्ब्रे के बाद में वी हैव इनफंडिब्यूलम. इनफंडिब्यूलम जो है वो हमारा एंटीरियर वाला पार्ट है. क्या है? सबसे आगे वाला पार्ट है, जो आगे से दिखता है ना. जैसे अगर ये आप 3D में अगर इमेजिन करें तो ये बेसिकली ऐसे नहीं है ना, आप समझ रहे हो. जैसे ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है. मतलब हाउ टू एक्सप्लेन यू पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी यूट्रस. अब लाइक चुटकी इज लेइंग डाउन, तो ये चुटकी का यूट्रस है, तो उसका ये चीज़ कैसे है, ये इसके यहाँ पे साइड पे. ठीक है, तो ये सबसे आगे क्या है एंटीरियर पोर्शन में, दैट इज इनफंडिब्यूलम. इनफंडिब्यूलम के बाद है एम्प्यूला. तो इनफंडिब्यूलम में क्या आता है बेसिकली, इनफंडिब्यूलम है सबसे आगे वाला पार्ट. एंड यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ये फनल शेप्ड होता है, इसके पास में फिम्ब्रे होते हैं. ये फिम्ब्रे का क्या काम होता है, ओवम को कलेक्ट करना. इसके बाद में हमारे पास में है एम्प्यूला. एम्प्यूला में क्या हो रहा होता है, जो यहाँ से अगर स्पर्म आता है, बहुत कम आता है, लाइक यू कैन सी जितने किड्स होते हैं, जितने बच्चे होते हैं, उतने स्पर्म्स जो है वो आए होते हैं. लाइक अगर फॉर एग्जांपल यूजुअली 2 बच्चे होते हैं सबके, दैट मीन्स ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एम्प्यूला में सिर्फ 2 बार ही हो पाया था. तो इनफंडिब्यूलम से एम्प्यूला में गया, एम्प्यूला से फिर क्या गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्प्यूला थोड़ा वाइडर पोर्शन होता है, तो यहाँ पे इसलिए फर्टिलाइजेशन प्रेफर की जाती है ताकि आराम से हो सके. फिर वो यहाँ से जाता है इस्तमस में, इस्तमस के थ्रू इट गोज. इस्तमस क्या करता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, अब वो जो है ओवम को या फिर बेसिकली सेकेंडरी उस साइड को, या फिर आप बोल रहे हो ओवम को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, फिलोपियन ट्यूब. एंड देन वो इनफंडिब्यूलम में जाता है, एम्प्यूला में जाता है. एम्प्यूला में वो वेट करता है किसकी, स्पर्म की. स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन होती है तो ये आगे बढ़ता है, नहीं आता तो फिर यहीं पर ही ओवम जो है वो खत्म हो जाता है. अगर ओवम की यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इट मूव्स फॉरवर्ड. 24 घंटे का टाइम होता है सिर्फ. अगर नहीं होती है फर्टिलाइजेशन तो यहीं पर भी वो अपनी शहीदी हो जाएगी उसकी. फिर इस्तमस आ गया. ओके, अब ये है हमारा पूरा यूट्रस. क्या है ये, यूट्रस. ये ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन. यूट्रस को हम हिस्टेरा भी बोलते हैं एक्चुअली, है ना. यूट्राइन फंडस, ये क्या है, यूट्राइन फंडस. ये क्या है, यूट्राइन कैविटी. अब ये यूट्रस की कुछ कुछ वॉल्स हैं. सबसे अंदर वाली वॉल को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम. ये है हमारी मायोमेट्रियम. सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम. ठीक है जी, हाँ जी. अगर आपने चीज़ें पहले से पढ़ी हुई है ना तो बहुत अच्छा होता, बट अगर आपने नहीं पढ़ी है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आप फेस करोगे. बट यस, मैं आपको डिटेल्ड वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगी, बट अभी मैं ये दे रही हूँ ताकि जिन लोगों ने कर रखा है उनका एक रिवीजन हो जाए अच्छा. ठीक है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ. ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो, आएगा सब समझ में अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो. अगर आपने एक बार ही पहले कहीं पर पढ़ा हुआ है स्कूल से या किसी और टीचर से, कहीं पर भी. ओके, तो ये हमारा है एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली लेयर है. फिर है हमारे पास में मायोमेट्रियम, फिर है पेरीमेट्रियम. जो एंडोमेट्रियम होता है ना मेरे बच्चे, ये बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होता है. ठीक है, यही जो लेयर है ना, यही शेड होती है. एंड यू नो द ब्लड दैट कम्स आउट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो यही लेयर का होता है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अच्छे से समझाऊंगी, बट इतना समझो यही लेयर जो है वो महीने भर महीना शेड करती है. फिर मायोमेट्रियम क्या होती है, ये जो होती है इसमें मसल्स होती हैं, और जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करती है. पेरीमेट्रियम कुछ नहीं है बेटा, वो तो एक आउटर सी फाइब्रस सी लेयर है, कुछ ज़्यादा नहीं है, है ना. फिर
इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल केनाल, और ये क्या है, सर्विक्स, ठीक है, एरो का ध्यान रखना। और ये है विजाइना, क्या है, विजाइना, जिसके थ्रू जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है होता है, इसके थ्रू पास होता हुआ, ठीक है, ओके। एंड यस, एक और चीज़ है कि जो विजाइना का जो ब्लड का पीएच होता है दैट इज लिटिल बिट एसिडिक, ठीक है, एंड विजाइना का पीएच भी जो होता है वो थोड़ा एसिडिक ही होता है, एंड ठीक है, एसिडिक पीएच होता है 3 to 4 के बीच में जो है इनका पीएच जो है रहता है। और विजाइना प्लस सर्वाइकल केनाल को मिलाकर हम बोलते हैं बर्थ केनाल, ठीक है, ये विजाइना प्लस सर्वाइकल केनाल को टुगेदर हम बोलते हैं बर्थ केनाल, क्योंकि बर्थ इसी के थ्रू ही जो है वो होता है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहना, वैसे तो एनसीईआरटी आपको इसी से समझ में आ जाएगी, बट स्टिल लेट्स डिस्कस अबाउट ईच ऑफ वन ऑफ देम इन डिटेल ऑल्सो। तो ओवरीज की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स। मेमरी ग्लैंड्स आर नॉट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट सिंस द चाइल्ड बर्थ, दे कम एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ओवरीज आर प्रेजेंट एट दैट टाइम, लाइक टेस्टिस इज ऑल्सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. Then this ovaries, where are they located? They are located on basically on both the sides, yes, and since they are located on both sides तो कभी कभी क्या हो जाता है, ट्विंस हो जाते हैं, डायजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक ट्विंस पता है क्या होते हैं, जब दोनों ओवरीज एक साथ ओवम बनाए, हमेशा ऐसा नहीं होता, किसी किसी मंथ ऐसा हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो जब वो दोनों ओवरीज जो है ओवम को सिक्रीट कर रही होती हैं या कर देती हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाता है बच्चे, हमारे पास में ट्विंस, डायजाइगोटिक ट्विंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको भी आगे बताऊंगी। चलिए लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। लेंथ क्या होती है, लेंथ की बात नहीं, शेप क्या होती है इसकी, आलमंड शेप। टेस्टिस की क्या शेप थी, ओवल शेप। ओवरीज की क्या है, आलमंड शेप, ठीक है। जैसे कि टेस्टिस का मेसोडर्मल था, ये भी मेसोडर्मल है, एंड इसके अंदर क्या है बेटा, एक बाहर का एक कॉर्टेक्स होता है और एक अंदर वाली लेयर को हम, अंदर वाली चीज़ को हम बोलते हैं मेड्यूला। और इसकी दो लेयर्स होती हैं, पहला हमारे पास में होता है ट्यूनिका, एक होता है जर्मिनल एपिथेलियम, एक होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। बाहर वाली इज जर्मिनल, अंदर वाली इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। फिर हमारे पास में फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं। फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं, इन्फंडिब्यूलम, एम्पुला, इस्थमस। एम्पुला को हम लोग एम्पुला इस्थमस जंक्शन भी जो है बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर आता है हमारे पास में यूट्रस विच इज बेसिकली इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है। एंड डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यूट्रस की लोकेशन क्या है, ये एनसीईआरटी में आई थिंक दिया हुआ है। यूट्रस की लोकेशन क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखते हैं एक सेकेंड। दिस इज बेसिकली दी रेक्टम वाला रीजन, रेक्टम, ये देखो ये रैक्टम है, ये रैक्टम है, ओके। दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, सो इट्स लोकेटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रैक्टम, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम यूट्रस की बात करते हैं तो ऊपर वाले रीजन को हम बोलते हैं फंडस, बीच में हमारे पास में होता है कैविटी, एंड लास्ट वाला रीजन है सर्वाइकल केनाल। वैसे तो सर्विक्स को ही हम सिर्फ यूट्रस का पार्ट मानते हैं, वजाइना को नहीं मानते हैं, तो इसलिए वी से इट इज द फंडस, इट इज द बॉडी एंड इट इज द सर्विक्स व्हिच टुगेदर मेक्स अप द यूट्रस, ओके। एंड वॉल्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बच्चे वॉल्स की बात करते हैं, तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैम कि पेरीमेट्रियम जो है वो बाहर वाली थोड़ी मेम्ब्रेनस सी होती है, ठीक है, एंड वो बेसिकली उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। मायोमेट्रियम जो है वो मस्कुलर होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी। एंडोमेट्रियम जो है वो क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा वास्कुलर होती है, एंड यहाँ पर हमें मिलते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ओवरी के अराउंड थी सिंपल क्यूबॉइडल, यूट्रस के अंदर है सिंपल कॉलमनर, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या थे, सिंपल कॉलमनर, सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर थे। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या था, इट वाज सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ओवरीज के अराउंड थे सिंपल क्यूबॉइडल और अंदर वाली लेयर में थे डेंस कनेक्टिव। फेलोपियन ट्यूब्स में हमारे पास में थी क्या, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यूट्रस में सिलिएटेड नहीं है। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड क्यों थे, क्योंकि ये ओवम को मूव करवाता है, तो ऐसे ऐसे करके, ये सीलियस है, मेरे फिंगर्स ऐसे ऐसे करके ओवम को वो मूव करवाते हैं, ठीक है।
एंडोमेट्रियम इज द वन जो कि साइक्लिक चेंजेस अंडरगो करती है एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। उसके बाद में हमारे पास में सबसे लास्ट पे होता है वेजाइना। अच्छा, उसके बाद में लेंस वगैरह ऐसा कोई जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो जो वैल्यूज एनसीईआरटी में नहीं दी होती है ना, तो वो नहीं कभी एग्जाम में आती है। वजाइना की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? वजाइनल ऑरिफाइस, एंड उसी के थ्रू जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, ठीक है। एंड ना होता क्या है एक्चुअली, वजाइना के अराउंड ना एक वैस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं हाइमन। तो पहले के टाइम में ऐसा माना जाता था कि ये जो हाइमन है ये तभी टूटता है जब आफ्टर द फर्स्ट इंटरकोर्स, आपके बोलते हैं फर्स्ट क्वाइटस भी बोल देते हैं, या ना फर्स्ट क्वाइटस या फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद में जो है वो जो थिन वैस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन होता है, इट इज़ वैस्कुलराइज्ड मीन्स उसमें ब्लड भी आता है। तो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान अगर ऐसा माना जाता था पहले के ज़माने में, आजकल भी आई थिंक कुछ जो बहुत ना बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे अभी भी आजकल भी मानते हैं कि अगर फर्स्ट क्वार्टर्स के बाद में ब्लड नहीं आया है, दैट ब्लड कब आता है? जब हाइमन टूटता है। तो द गर्ल इज तो दैट मीन्स दैट कि वो गर्ल वर्जिन नहीं है। वर्जिन मतलब कि उसने पहले भी कभी किसी के साथ में इंटरकोर्स जो है वो किया हुआ है। तो इस वजह से ना यू कैन जस्ट फील दैट कि लाइक क्या इफेक्ट होता होगा उस लड़की पर जिसके ऊपर ऐसा बोला जाता होगा। एंड लाइक हो सकता है उसने नहीं इंटरकोर्स किया हो पहले, बट लोग उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। लोगों के पास में नॉलेज नहीं होती है ना। लाइक पहले के ज़माने में क्या होता था, लाइक अभी तो लोग समझने लगे हैं कि लड़की हो गई तो उसका पूरा इल्ज़ाम जो था वो मदर पे लगा दिया जाता है। आई एम लिटरली अगेंस्ट इट। लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वली सेम, ठीक है। मतलब नाउ डेज इट्स नॉट एट ऑल अ बोझ, है ना। लाइक गर्ल्स जो अचीव कर रही है, मतलब गर्ल्स जो बॉयज़ अचीव कर रहे हैं आज के ज़माने में, गर्ल्स भी उतना ही अचीव कर रही है ना। हर जगह पे आपको गर्ल्स बॉयज़ दोनों दिखेंगे, है ना। सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सब लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, देश एडवांस हो रहा है। बट फिर भी हमारे कुछ लोग होते हैं जो अभी भी उनके मन में बातें बैठी होती हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कम होती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई एम श्योर आने वाली 1-2 जनरेशन में ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल गायब हो जाएंगी, है ना। तो अगर हम लोग इस पर वर्क करेंगे, अगर अब देखो कुछ जैसे होता है ना, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह में ये सब चीज़ें होती हैं, है ना, वो सब ऐसा सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा पुराना टाइम का चीज़ हो जाता है। बट देन धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम भी उसी चीज़ को मान लेंगे और उसे समझ लेंगे तो फिर आने वाले जो जनरेशन होगी उसमें हम वो चीज़ पास ऑन कर देंगे। हम ना चाहते हुए बिना हम अपनी गंदी आदतें बिना उनमें पास कर देते हैं। गंदी आदतें आई मीन गंदे थॉट्स, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट भी हम उन लोगों में पास कर देते हैं अननोइंगली। तो अगर हम उस चीज़ के थोड़ा अगेंस्ट रहें, लाइक at house only female is supposed to work and male is supposed to go out, that is not the way things happen nowadays, okay? It has to be equal, है ना। सब लोग इक्वल हो गए हैं आज के ज़माने में। पहले ऐसा होता था, मेरे को तो समझ नहीं आता कि होता था, बट होता था। अभी भी कई जगहों पर ऐसा ही होता है ना। तो चलो हम अपने टॉपिक से डेविएट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हम हाइमन की बात कर रहे थे। तो यस, तो ऐसा मान लेते थे कि अगर इट इज़ नॉट टोन, इट इज दिस नो ब्लड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, तो इट वॉज कंसिडर्ड दैट द गर्ल इज नॉट अ वर्जिन, है ना। इट वॉज अ मेथड टू डिसाइड द वर्जिनिटी। ये एक मतलब एकदम बेकार तरीका है। देर इज नो मेथड टू फाइंड आउट कि इफ द गर्ल इज अ वर्जिन और नॉट, है ना। व्हाट्स द मेथड फॉर बॉयज? देयर इज नो मेथड, देयर वाज नॉट ऐसा कोई अंदाजे वाला मेथड भी नहीं है। गर्ल्स में तो फिर भी हाइमन देख रहे हैं ना, बॉयज में देयर इज नो मेथड, है ना। तो यस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट क्वार्टर्स की वजह से ही हाइमन ब्रेक हो ज़रूरी नहीं है। अब हम छोटे बच्चे होते हैं, है ना, हम कभी गिर जाते हैं, है ना, या फिर हमने कभी हॉर्स राइडिंग की होती है, हम साइकिलिंग तो सब बच्चे करते हैं। तो अगर कभी प्रेशर की वजह से वो हाइमन कई बार वैसे भी टूट जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट क्वार्टर्स के बाद ही टूटे। Some girls they use vaginal tampon, like there are 2 alternatives, like there are menstrual cups, there are pads, there are vaginal tampon। तो जो लोग tampon यूज करते हैं ना बच्चे, तो उनको सर्विक्स के बीच में they have to insert that thing, okay। सो उसमें क्या होता है, जो हाइमन है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। अगर हाइमन ब्रेक नहीं करेगा तो हाउ विल दैट vaginal tampon get inside the tract, है ना, एंड हाउ इट विल सक द ब्लड, है ना। तो उस अगर वो कोई गर्ल यूज़ करती है तो डेफिनेटली उसका हाइमन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो यस, ये जो फालतू की चीज़ें इन्हें हमें भूल जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हाइमन नहीं है तो देन दैट गर्ल इज नॉट अ वर्जिन, है ना।
अब ना हमें पढ़ना है उसके बारे में। वल्वा इज बेसिकली दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल। जैसे पीनस वॉज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल, वैसे वल्वा इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल। Okay. Let me see if any diagram of it is given in your NCERT or not. No, it's not given actually. Okay, no problem. तो सबसे ऊपर हमारे पास में क्या होता है बच्चे? मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस। एंड एक सेकेंड, आई एक्सप्लेन यू, वेट। सो आई होप आप यहाँ पे समझ पाएंगी। सबसे ऊपर हमारे पास में है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है वो क्या है? एक कुशन ऑफ टिश्यू, मतलब इट्स जस्ट अ फैट। एनसीईआरटी ने ना बेटा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के लिए 3 लाइन्स यूज़ कर रखी हैं। मॉन्स प्यूबिस को बोला है कुशन ऑफ टिश्यू, लेबिया मेजोरा को बोला है फ्लैशी टिश्यू, लेबिया माइनोरा को बोला है पेयर्ड फोल्डेड टिश्यू। है कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ टिश्यू, नाम दिए हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। लेबिया माइनोरा जो है वो मेजोरा से पतली होती है, थिन होती है, तो उसे फोल्ड ऑफ टिश्यू बोल देते हैं। मेजोरा थोड़ी मोटी होती है तो उसे फ्लैशी टिश्यू बोल देते हैं। मॉन्स प्यूबिस और भी मोटी होती है तो उसे कुशन ऑफ टिश्यू बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। माइनोरा के ऊपर हेयर्स नहीं होते हैं, बट मॉन्स प्यूबिस और मेजोरा के ऊपर हेयर होते हैं। फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखो क्लाइटोरिस जो है ना बेटा, देखो इट इज द इंटीरियर पोर्शन ऑफ माइनोरा को हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ माइनोरा को बोलते हैं एनस। तो ये हमारी क्या है? लेबिया माइनोरा। इसका ये पोस्टीरियर पोर्शन है एनस, मतलब पीछे, ठीक है। और आगे क्या है? क्लाइटोरिस। आगे वाली साइड पे होता है क्लाइटोरिस के जस्ट पीछे होता है यूरेथ्रा, उसके पीछे होता है वेजाइनल। इसलिए हम बोलते हैं, देखो यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा होगा? यूरिनरी ब्लैडर से। तो इसका मतलब है कि वेजाइना जो है वो एनस और यूरेथ्रा के बीच में है। डायग्राम में भी दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग के आसपास हमारे पास में होते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जैसे मेल्स के अंदर बल्बो यूरेथ्रल है या पैरा यूरेथ्रल है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बर्टोलिन ग्लैंड होते हैं, ये भी कुछ सिक्रेशंस करते हैं, ठीक है। एंड दैट हैपन्स एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल अराउजल, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास में क्लाइटोरिस है। ये क्लाइटोरिस जो है इट इज होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस, फंक्शन सेम है ना, इसीलिए। यहाँ तक आप लोगों को आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको आई होप कोई डाउट नहीं आएगा स्ट्रक्चर के अंदर वुल्वा के, है ना। ग्रेट, ओके। So yeah, thank you so much. Thank you for attending the session till end. Let's meet in the next video. Thank you so much. Have a great day. And if you're gonna sleep, then good night. Bye bye.